जी नाज़रीन खुश आमदीद। जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के एमपीए यूसुफ बलू साहब हमें ज्वाइन करेंगे। यूसुफ बलू साहब हमें ज्वाइन कर चुके, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? सर, बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान साहब के अब घबराने के दिन शुरू हो गए। क्या पीपल्स पार्टी जो है बड़ा एहतजाज करने जा रही है? क्या मामला है? जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब के जो मौक़िफ़ आया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी हलचल मची हुई है। बिल्कुल। अगर वो थोड़ा सा भी अपने दिल में इंसानियत रखते हैं इमरान खान साहब, तो घबराने का टाइम तो उनका शुरू से ही था। जब वो हुकूमत में आए थे उस टाइम पे भी उनको घबराना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके उनकी मेंटेलिटी है, उन्होंने मुल्क उनसे चलना नहीं था। और अब क्लियरली पूरे पाकिस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि उनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा, और वो एक नाअहल वज़ीर आज़म है हमारे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिलावल साहब ने भी कहा है कि इमरान खान के घबराने के दिन है। और इंशाअल्लाह 30 नवंबर को जो यौम तासीस का पेशावर में प्रोग्राम है, उसमें आप पार्टी पॉलिसी बिलावल साहब बयान करेंगे कि आगे चल के हम लोग लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं या एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। वो 30 नवंबर में जो यौम तासीस का पेशावर में प्रोग्राम है, उसमें बिलावल साहब ऐलान करेंगे उस चीज़ का। अच्छा जी, इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि खान साहब 5 साल मुकम्मल नहीं करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी कोई बड़ी मतलब आगे सियासत में कुछ चेंजिंग्स करने जा रही है? बिल्कुल करने जा रही है, और ज़रूरत भी है वक्त की। पाकिस्तान की आवाम के हक़ में ये बेहतर है कि इस नाअहल हुकूमत का दौर ख़त्म होना चाहिए, ताकि कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। और जो शुरू में ही इमरान खान के तब्दीली के नारे थे, वो सब आपके सामने हैं। उनमें से एक भी काम वो नहीं कर पाया। जो मैं पिछली बातों में नहीं जाना चाहूँगा कि उसने क्या क्या ऐलानात किए और क्या नहीं, वो सब आप लोगों के सामने मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड है। उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं कर पाए हो। तो जब नहीं होता है तो आप छोड़ दें। आपको ज़रूरत तो नहीं है कि आपने, लाजमी तो नहीं है कि आपने 5 साल पूरे ही करना है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो एक बीइंग अ जेंटलमैन यू कैन लीव। सही। आपसे नहीं हो रहा, आप मना कर दें, सर मुझसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं, ख़त्म बात। अब इस हद तक माहौल को लेके आ गए हैं कि हमें इनको निकालना पड़ रहा है। अच्छा। वो लोग तो अपनी जिद से हट ही नहीं रहे। पीपल्स पार्टी शुरू से ही इमरान खान की मुखालफत इसी वजह से कर रही थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उनको पहचान है कि इस नाअहल बंदे से ये पाकिस्तान नहीं चलना था, जिसकी वजह से हम लोग शुरू से ही अपोजिशन में थे। और अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे 30 नवंबर के बाद माहौल चेंज होगा मुल्क में। ठीक है जी। जिस तरह से आप, अब मैं अपने प्रोग्राम में अभी यही जिक्र करती हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ हमने लोड शेडिंग के हवाले से किया था। गैस की जो लोड शेडिंग है, सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग हुई हुई है, बल्कि सिंध में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है, जिस पे घरेलू सार्फिन और स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले और दफातर जाने वाले जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इसके हवाले से असम्बली में कई आवाज़ उठाई है। बिल्कुल आवाज़ उठाई। और आप जब से मैंने होश संभाला है, मेरी तो ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गैस आपको 3 टाइम मिले, जैसे वो डॉक्टर दवाई देते हैं, जी हाँ, सुबह सुबह दोपहर शाम दोपहर शाम की। रात। तो इस नाहल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इतना बीमार कर दिया है कि अभी उनको गैस भी दवाई के हिसाब से दिया जाएगा। बिल्कुल। और लास्ट ईयर अगर आप चेक करें तो हम लोगों ने गैस इंपोर्ट किए थे, कंटेनर मंगवाए थे वहाँ से। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 14 थे, और इस साल उन्होंने वो भी कम करके 12 कर दिए। अब जब शॉर्टेज है कि आप लोड शेडिंग भी टाइमिंग पे, गैस की लोड शेडिंग पे जा रहे हैं टाइमिंग पे, तो कम से कम आप अपने कंटेनर्स बढ़ाते। और उस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान की ज़रूरत कितनी है, उस लेवल पे कंटेनर्स मंगाए जाते हैं, बजाय उसके उन्होंने और कंटेनर्स कम कर दिए। और अभी भी हम लोग प्राइवेट वहाँ पे रेंटल पे कर रहे हैं, जो डॉलर्स में रेंट पे होता है। ये भी बोझ हमारे पाकिस्तान की आवाम पे जा रहा है डायरेक्टली। इनको मैं शुरू में भी आपके प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि इनके पास कोई पॉलिसी है ही नहीं। ये इन लोगों ने सिर्फ अपना वक्त पूरा करना है और साइड पे हो जाना, कहीं निकल जाना है बाहर मुल्कों में। इन लोगों ने यहाँ पे रहना भी नहीं है। और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की आवाम किस चीज़ से गुजर रही है, क्या उनको सहूलत है या नहीं है। इस चीज़ में उन्होंने देखना ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक जो ज़िद है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मैंने 5 साल पूरे करने, बस उस ज़िद पे अमल पैरा है। अच्छा, क्या 5 साल मुकम्मल करते हुए खान साहब आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। और इंशाल्लाह
आपके सामने नज़र नहीं आएंगे ये 5 साल पूरे करते हैं। देखिए हम लोग जमहूरी लोग हैं, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही जमहूरियत पे रखी गई और हमने कभी भी जमहूरी हुकूमत को डीरेल करने की कोशिश नहीं की, वरना हम बहुत पहले इनकी हुकूमत गिरा सकते थे अगर गैर जमहूरी तरीकों पे हम जाते। अभी भी हम जमहूरी रास्ता इख्तियार किए हुए हैं कि जो हमारा एहतजाज का हक है, जो हमारे रैलीज निकलनी है उनका हक है, हम उसी पे अमल पैरा हूँ, हमें कोई गैर जमहूरी अमल नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इसके कुछ ही महीने बाकी हैं और आपको ये जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के काफ़ी चर्चे हैं, पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी एतराज़ात हैं, क्यों? देखिए पीपल्स पार्टी से पहले आप इलेक्शन कमीशन को देखें जो मुल्क में इलेक्शंस करवाते हैं। जब उस इदारे को ही एतराज़ है, उन्होंने उस जिसने उसको आगे चल के यूज़ करना है उस इदारे को ही उस अमल पे एतराज़ है, तो बाकियों को तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। और एतराज़ बिल्कुल एक क्लियर जो मौक़िफ़ है हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जब आपसे आरटीएस ही नहीं चल पाया, लास्ट टाइम जो 2018 में आरटीएस सिस्टम इन लोगों ने दिया था वही नहीं चल पाया। जब वो नहीं चल पाया, आपके कौमी असम्बली में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है, जो सिर्फ ये जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट कास्ट करने हैं, वो अभी तक ऑनलाइन नहीं हो सके। जब ये एक छोटे से 200-300 बंदों का ही वोटिंग सिस्टम ऑनलाइन नहीं हो पाया, तो ये पूरे पाकिस्तान में कैसे कर पाएंगे? और वो भी उस पाकिस्तान में जिसमें आपकी मैं कहूँगा कि 20-25 साल से मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में यूजेबल है, आ चुकी है, लेकिन अभी भी 60-70% ऐसे लोग मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जो देही इलाकों में ख़ास तौर पे, उनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। जिनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता उनको आप कैसे समझाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होती है? बिलफर्ज आप कहेंगे कि आप मीडिया के थ्रू या इलेक्शन कमीशन वहाँ पे कोई प्रोग्राम करके करवाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो जो 60-70% जो 20 साल से मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना सीखे, वो एक टाइम पे मतलब एक ही दिन के लिए वोटिंग का मशीन कैसे यूज़ कर पाएंगे? और इसमें टोटली जो है वो धांधली की तरफ ले जाया जा रहा है सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को फुल फेथ होना चाहिए। पाकिस्तान में टॉप क्लास के हैकर बैठे हैं, सिस्टम को हैक करना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे हैकर्स बैठे हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा होगा उसने अगर पाकिस्तान के सिस्टम को हैक करना है, कुछ रुपयों के खातिर हैक हो जाएगा वो, और वो पूरा जिसने जौन सी सीट निकालनी है वो अपने सिस्टम के तहत वो निकाल लेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं पाकिस्तान की, तो जब वो आप नहीं बचा सके तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे यूजेबल कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खालिद साहब से भी इनकी भी राय लेते हैं, क्योंकि मुत्तहदा जो है सिंध में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करती है लेकिन वफाक में जाके वोट दे देती है। किस तरह की सियासत हो रही है सर? नहीं, ये मसला तो खैर विफाकी मसला था। हमारा शुरू से इस हवाले से रिजर्वेशन रही हैं, और जब शिबली फराज साहब हमारे मरकज़ पे आए थे बहादुराबाद, उन्होंने आके इसका डिस्प्ले किया था, तो हमने उनसे काफ़ी सैर हासिल इस पर गुफ्तगू की थी, अपने एतराज़ात उनको बताए थे। तो उन्होंने ये बताया कि अभी ये इब्तदाई मराहिल में है और मुस्तकबिल का ये प्लान है कि इसमें आइंदा इस पर, क्योंकि अभी तो वो इस्तेमाल का फौरी तौर पे मेरा ख्याल नहीं लग रहा है कि हो पाएगी, आइंदा के लिए उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। तो हमारा तो यह है कि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है और तमाम दुनिया आहिस्ता आहिस्ता आईटी सिस्टम की तरफ जा रही है, तो हमारे यहाँ भी तरक्की होनी चाहिए। हम उसके मुखालिफ इस हवाले से नहीं है, लेकिन उसमें जो खामियां सामने आई, उसमें जो रिजर्वेशन आई, उससे हमने उनको आगाह किया। फिर हमारी जब वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई, 2 दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात हुई और दीगर लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने तमाम अपनी रिजर्वेशन रखी कि ये हमें खदशात हैं कि इसको भी लोग ही चलाएंगे, और दीगर जो मसाइल हैं पाकिस्तान में आईटी सिस्टम के अभी डेवलपमेंट के हवाले से, वो भी उनके सामने रखे। फिर आम आदमी जो इतनी अवेयरनेस नहीं रखता, देहातों में, शहरी इलाकों में बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वो उसको कैसे करेंगे? तो उनका कहना यह है कि अभी ये फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होने नहीं जा रहा, ये अगले इलेक्शन में इस्तेमाल होने नहीं जा रही, इसको और डेवलप करेंगे। जो खदशात सब सियासी पार्टियों को के सामने आए हैं या जो टेक्निकल लोग हैं इसको समझते हैं उनके सामने आए, तो इसको आगे रखते हुए और इसको बेहतर किया जाएगा। तो इसलिए हमने इसको टेक्नोलॉजी को
आइंदा के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से हमने उसकी हिमायत की है। तो जब इसमें बेहतरी आ जाएगी, अभी तो सिर्फ बिल पास हुआ है, अभी तो इसको इम्प्लीमेंट होने में, प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल इसका शुरू होने में मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में ये इस्तेमाल हो पाएगी। ठीक है। और इस पर बहुत बड़ा खर्चा भी, तकरीबन 150 अरब रुपया तो खाली इसकी मशीन के, फिर उसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, लाखों लोग इसको ट्रेन करने पड़ेंगे जो इसको चलाएगी, फिर आम आवाम को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो उसमें एक मुसलसल अमल है जो होगा, उसके बाद कहीं जाके ये इस काबिल होगी कि इसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी आपने कहा कि हमें कुछ चीज़ों पे एतराज़ात थे, और अभी आपने कहा कि लोगों को अवेयर किया जाएगा, तो ये सब ये कब मुकम्मल होगा, और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करूँगी आपसे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मेरा सवाल था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है मुत्तहदा ने सिंध में जो है उसको मुस्तरद कर दिया, लेकिन वफाक में जाके अपना वोट दे दिया। आपने कुछ कहा कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो अभी हम उसके ऊपर बात चल रही है शबरी फराज से और बाकी और दीगर वफाक के जो मेंबर्स हैं, आप लोगों की मुलाकात हुई और इस हवाले से डिस्कशन भी हुआ है। लेकिन अगर हम यूरोपियन ममालिक की बात करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, इस मतलब ये टेक्नोलॉजी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, यूएस में धांधली और ये सारी चीज़ें होने के खदशात हैं। तो क्या पाकिस्तान में ये फेयर इलेक्शन हो सकता है इससे? देखिए, फेयर इलेक्शन होने का ताल्लुक नियतों से है और इरादों से है। आप मैनुअल इलेक्शन कराएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराएं या किसी और सिस्टम से कराएं, उसके लिए नियत का सही होना जरूरी है। लेकिन आपने अभी खुद कहा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे अभी नहीं, इसमें। वो मैंने उसकी टेक्निकलिटीज के हवाले से बात कही थी कि उसमें जो चीजें ऐसी थी जो हमारे सामने आई, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेज है, ये कोई फाइनल नहीं हो गई मशीन की यही मशीन होगी। ठीक है जी। ये तो एक आइडिया लॉन्च हुआ है, उसका एक सैंपल सामने आया है। हम समझते हैं, मतलब गवर्नमेंट समझते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज जो है वो दुनिया में तरक्की हो रही है, उसके हवाले से एक चीज आई है, उसको आखिर अल्टीमेटली दुनिया को इसी तरफ जाना है। तो इसको हम अगर अभी मुस्तरद कर देंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि उसमें जो खामियां हैं, जो सामने आए, जो खदशात हैं, और तमाम सियासी पार्टियों को अपने खदशात रखने चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों का मसला है। तो हमारा हमेशा वतीरा रहा है कि हमने जो जो उसमें खामियां देखी, उसकी बेहतरी के लिए, उस निज़ाम की बेहतरी के लिए, इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट आने के लिए, जिस पे आवाम का एतमाद हो, जिस पे तमाम सियासी जमात, इलेक्शन तो ऐसे होना चाहिए कि हर सियासी जमात कह रहे हो कि हाँ, हार जीत एक अलग मैटर है, जाहिर है किसी को जीतना है, किसी को हारना है, लेकिन ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसपे सबको एतमाद, सब कहेंगे भाई हाँ कि दिले नातावा ने मुकाबला खूब किया, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़े, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो डिजिटलाइज हो, चाहे और कोई सिस्टम ले आए, नेक नियति होनी चाहिए, उसमें सबका एतमाद होनी चाहिए, सबकी राय शामिल होनी चाहिए। हम हर जो तरक्की आती काम आएगा, नए आइडियाज आएंगे, नई आइडियोलॉजी आएगी, हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है जी। आपने अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, आपके कारकुनान हैं, उनको किस तरह से अवेयर किया है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से? अभी तो मैंने कहा था, ये हम ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों को खुद समझ पहले के आई है, फिर भी आप लोगों ने हामी भर दी है। नहीं, हमने अभी, मैंने कहा ना, ये इनिशियल स्टेज पे हमने इसको ये नहीं कहा कि ये भी अगले इलेक्शन के लिए, हमने इसको वो नहीं कहा कि अगले इलेक्शन में ही इस्तेमाल हो जाए। हाँ। हमने इसको इस हद तक सपोर्ट किया है कि ये होना चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, लेकिन उसको कैसा होना चाहिए इस पे भी, और हम जो है वो उसमें हमने बेहतरी का वादा किया है। ठीक है। फिर वो रखी जाएगी। फिर अभी तमाम सियासी जमातों को भी इसमें उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है। बहुत सारी जमातों में, तकरीबन सब जमातों में जाकर उसका डिस्प्ले किया, उन्होंने अपने अपने कंसर्न बताए हैं, अपने अपने खदशात बताए हैं। हम चाहते हैं कि कंसेंसस होना चाहिए। एतमाद जब तक नहीं होगा सबका, जब तक चाहे आप कितने भी कोशिशें कर लें, खदशात मौजूद रहेंगे। हम चाहते हैं तमाम पीपल्स पार्टी, नून, कोई भी सियासी, जहाँ पीटीआई हो, एमकेएम हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, एनपीओ, सबको एतमाद में लें, सबकी राय से बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बन रही है, किसी एक जमात के लिए नहीं बन रही। ठीक है।
यूसुफ साहब से भी उनकी राय लेंगे। खालिद साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका डिस्प्ले तकरीबन सारी जमातों को कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के सामने जब इसका डिस्प्ले आया तो पीपल्स पार्टी ने जो उनका रद्द-ए-अमल है वो भी सबके सामने है। इन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, अभी मतलब कंफर्म नहीं है कि अभी फॉरेन इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद भी कहा और इनका भी खुद भी कहना है कि अभी तक लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से। जी। देखिए, मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है वो यही हो रहा है कि 2000 पीटीआई की सोच ये है कि 2023 में इसको लेके आया जाए सिस्टम, और ये इलेक्शन उसी के तहत कराया जाए। लेकिन शायद उनको खुद नहीं पता है कि वो खुद 2-3 महीने के मेहमान हैं। अच्छा। और जरदारी साहब ने इस पे एक कमेंट भी किया था कि जिस पौधे की ये देखभाल कर रहे हैं उसका फल ये नहीं खा पाएंगे। तो सही। वो इसी की निशानदेही थी हाँ, हाँ। कि ये लोग तो खुद कुछ महीनों के मेहमान हैं, लेकिन उनकी सोच वही कि हम 2023 में दोबारा आएंगे और ये सिस्टम हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने मुखालफत ही इसी वजह से की थी कि ये आम बंदे के पहुंच से बाहर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आम बंदे के लिए बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। और देखिए, हम तो पाकिस्तानी, अगर आप वर्ल्ड के साथ हमें मुआवजना करें तो टेक्नोलॉजी में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में, इंग्लैंड के मुकाबले में। जब वो इतने हाईली एजुकेटेड लोग, वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास तो लिटरेसी रेट ही आप चेक कर सकती हैं किस लेवल पे हैं हम लोग। एग्जैक्टली। तो जब हमारा लिटरेसी रेट ही इतना लो है, और यहाँ की जो ज़्यादातर अवाम है वो मज़दूर तबका, गरीब तबका अवाम, जिनको आज तक मोबाइल यूज़ करना नहीं आया, 20 सालों से जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, टच मोबाइल सिस्टम मेरे ख्याल से 15-20 सालों से चल रहे हैं, और आज भी आप कई लोगों को मोबाइल हाथ में दें तो उनको आंसर करना नहीं आएगा। ऐसी है। जिनको मोबाइल का टच सिस्टम यूज़ करना नहीं आ रहा है, वो ईवीएम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे वो उसको वोट देंगे? और इतनी बड़ी एक वेबसाइट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान की लोकल नहीं है। जब वो हैक हो सकती है, तो ये ईवीएम हैक करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए कोई मुश्किल होगा। और हैक जैसे अभी हम लोग मैनुअल सिस्टम में जा रहे हैं तो हम लोग धांधली का शोर डालते हैं। कल को 2023 की अगर जिनकी जो सोच है कि इलेक्शन ईवीएम के थ्रू कराएंगे, और ऊपर से कोई सिस्टम हैक कर लेता है, तो हम लोगों ने फिर वही शोर करना है कि हैक हो गया सिस्टम। तो जब दोनों ही चीज़ें आपके सामने है कि मैनुअल में भी आप सोच रहे हो धांधली होगी तो इलेक्ट्रॉनिक में भी होगी। तो जब मैनुअल का कम से कम आपके पास सबूत तो होगा, कल को आप कोर्ट में जा सकते हो उस पर। आप एक मशीन के खिलाफ क्या कोर्ट में जाओगे? आप इलेक्शन अमले के खिलाफ जा सकते हो, आप वहाँ के, आपके पास बैलेट पेपर पड़े होते हैं जो सबूत के तौर पे रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। अब एक मशीन है, उसमें तो बटन प्रेस किया आप, उसने कैसे आप उसको वोटर को कन्विंस करोगे कि तुमने ये वाला बटन प्रेस किया या ये वाला बटन प्रेस किया? बिल्कुल। तो उसको समझाने के लिए मेरे ख्याल जो 20 साल मोबाइल यूज़ करने के लिए अभी तक नहीं समझ पाए, तो ईवीएम के लिए उनको 40-50 साल चाहिए होंगे। बिल्कुल कि ठीक कह रहे हैं। वो या फिर इससे पहले जो है एक मतलब सेशन दिया जाएगा, एक सेशन दिए, क्लास होगी वो जिसमें हमें सब हमें कुछ शहरियों समझाएंगे को ना। बुलाया जाएगा। अब हम आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने नहीं कोई बात 24,000 वोट लिए, तो मैं 24,000 बंदों को कैसे जाके समझाऊंगा कि भाई ऐसे यूज होता है मोबाइल, नहीं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होती है। तो ये बहुत मुश्किल मरहला। और दूसरा, आप अगर आप देखें ना कि इन लोगों ने जो मंजूरी करवाई है वो भी कानून के बिल्कुल मुखालिफ कराई। सही। सेनेट में समरी भेजी गई है कि सेनेट में बहस हो इस चीज़ पे, और उस उधर बहस होने से पहले ही इन लोगों ने ज्वाइंट सेशन बुलवा लिया और मंजूर भी हो गया। हालांकि कानून आपको ये कहता है कि आप पहले सेनेट में बहस होगी इस चीज़ पे। अगर इन केस वो रिजेक्ट करते हैं, अव्वल तो मुझे नहीं लगता था कि रिजेक्ट ही करते, क्योंकि जैसे अमन लियाकत ने बोला कि हमें एहतमाम के साथ लाया गया, वैसे ही वो सेनेट में भी एहतमाम के साथ पास हो जाता। लेकिन इनको इतनी जल्दी थी, अपने शिकस्त दिख रही थी इनको, कि इन्होंने सेनेट में बहस करने तक का भी टाइम ज़ाया नहीं किया और डायरेक्टली जॉइंट सेशन बुला लिया। और उसमें जो स्पीकर साहब ने, आपने अगर देखा हो तो पता नहीं वोट भी गिनवाए थे, हालांकि उतने लोग उधर मौजूद भी नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन वो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि इतने गवर्नमेंट के वोट्स हैं और इतने अपोजिशन के, बहुत सारे वोट उसमें एबसेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको काउंट किया और मंजूर हो गया। बिल्कुल ठीक कहना चाहिए। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी जो है वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं, तो उनकी तादाद के हवाले से कुछ आपको पता है? मेरे अंदाजे 30 to 40 लाख पीपल जो हैं वो अभी आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक 30 है। से 40 लाख। और उनमें से मोस्टली वहाँ के ड्यूल नेशनल है, सही।
और जो बंदा यहाँ से 20 साल पहले चला गया है या 30 साल पहले चला गया है दूसरे मुल्क में, उसको क्या पता यहाँ पे क्या कराची के क्या हाल है। उसने तो सिर्फ मीडिया से ही देखना है। ग्राउंड रियलिटी और जो हम लोग शोकास्ट करते हैं मीडिया पे, मुझे यही लगता है कि उसमें और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। अब उसने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पे खोल के देखना है पाकिस्तान को, और हम यहाँ मौजूद हैं, हमें पता है कि क्या मसले हैं। सही बात है। वहाँ आप मीडिया पे आप नहीं बता सकोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे तो यहाँ पे खड्डे हैं, यहाँ सेवरेज का मसला है, यहाँ पानी का मसला है। मीडिया में तो वही चल रहा है कि भाई महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हंगामा हो गया, तो उसके जहन में तो वही वाला पाकिस्तान है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। और पीटीवी पे अगर वो जाएं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से अमेरिका से भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा। अगर आप पीटीवी चैनल देखें सही। तो हमारा जो नेशनल चैनल है वो बाहर वही शो कर रहा है जो टोटली मुखालिफ है रियलिटी से। अब वहाँ के लोग बैठ के हमारा यहाँ के लोकल बंदों का फैसला कैसे कर सकते हैं? हाँ, उनके वोट के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ मखसूस सीटें दी जाएं कि भाई इतनी सीटें रिजर्व फॉर ड्यूल नेशनलिटीज, आप 10 सीटें रखें, 20 रखें, जितनी रखनी है आप रखें, उनके वोट उन सीट्स पे कास्ट हो। अब हर सीट पे अगर वो कास्ट होते हैं तो इसमें भी एक क्लियरली एक धांधली का मसला सामने आ रहा है। अच्छा, एक मिसाल मैं अपने हल्के की दूंगा कि PS 88 में मिसाल ले लें कि 10,000 लोग ड्यूल नेशनल। अब वो 10,000 लोग नहीं है, वो 10,000 वोट है। ठीक है। अब उनका वोट भी वो मशीन के जो सर्वर पे बैठा होगा उसी के हाथ में होगा। अगले ने USA से या UK से मुझे वोट किया या किसी और को किया या नहीं किया, लेकिन उसका वोट यहाँ कास्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर वो मशीन वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर सेटअप बना के दिया जाए, वहाँ से वोट कास्ट करें। वोट कास्टिंग रेशियो आपने कभी इलेक्शंस में चेक किया है? हार्डली अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है तो 30% होता है। सही। 30 जनरल इलेक्शंस में भी अगर आप चेक करें 30 to 40, बहुत ही हद से ज्यादा 40% होता है। ठीक है। अब वो 10,000 का अगर आप 40% लेते हो तो 4,000 बनते हैं। 6,000 लोगों ने फिर भी वोट नहीं देना। अब मुझे कैसे पता कि उन 6,000 के वोट मेरे खिलाफ डल गए? मुझे तो नहीं पता चलेगा उसमें। तो ये क्लियरली एक जो है धांधली की तरफ जा रही है, इसको मुतनाज़ा किया जा रहा है खुद ही। हालांकि ये खुद एक सिस्टम ही मुतनाज़ा सिस्टम है, मगर अगर आप इसकी पेचीदगियों में जाएंगे तो आपको वाज़े होगा कि ये सिस्टम पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत मुखालिफ है। ठीक है जी, खालिद साहब, आपने यूसुफ साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे? हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जाहिर है हम पाकिस्तानी का रिश्ता ऐसा है कई दुनिया में कहीं चलेंगे अपने मुल्क से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और जाहिर PTI का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो इसका हिस्सा था, उनकी हुकूमत है, उनकी अक्सरियत है। और हम भी समझते हैं कि अगर उसमें बात वही आती है कि खदशात नहीं होने चाहिए, सबकी राय लेके ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो लोग उसमें अहल हैं वोट देने के, वो अपना वोट सही तरीके से दे पाए, जिसको दिल चाहे दे। वहां पे भी आप देखें तो तमाम जमातों के विंग्स तकरीबन मौजूद हैं। मुस्लिम लीग का विंग भी लंदन में भी मौजूद है, बट अपना अमेरिका में मौजूद है, कनाडा में मौजूद है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का है, इस तरह MQM का, हर सियासी जमात के वहाँ विंग्स मौजूद है, इसी तरह काम करते हैं, इसी तरह अपनी क़यादत से अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये तो नहीं है कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल लाताल्लुक हुए, उनको यहाँ के हालात का नहीं पता। तो यहाँ उनकी फैमिलीज हैं तो वो जुड़े रहते हैं, आते जाते हैं, उनको मसाइल का भी पता है। लेकिन सिस्टम वही होना चाहिए कि जिसमें ऐसा तरीक़ेकार है कि सब इसमें इत्मीनान का इजहार करें। अच्छी बात है, उनको जब वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके दिलों में हर वक्त पाकिस्तान रहता है, और वो यहाँ पे जो अपनी वहाँ कमाते हैं, खून पसीने कमाए, उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान में समझता हूँ चल रहा है। तो उनका हक है कि वो उनको वोट देने का हक दिया जाए। बस उसके अगर किसी खदशात हैं किसी सियासी पार्टी के, हम तो बिल्कुल फेयर बात करें, वो हम जमहूरियत को समझते कि और ये जमहूरियत का हिस्सा कि सबको अपनी राय देने का हक होना चाहिए, और सबकी राय लेके जो फैसले किए जाएंगे उसमें सबका भला है। लड़ाइयाँ होती हैं, मुखालफतें होती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें सबको एतमाद होना चाहिए, सबको ठीक है एतमाद जी। में लिया जाना चाहिए। ठीक है जी। यूसुफ साहब, आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो है आग लगने के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हो रहा है। क्या इसमें हमारी हुकूमत की गफलत है? सूबाई हुकूमत से जो है ताजिर बरादरी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है।
नहीं, देखिए हादसे तो हर जगह होते हैं। अब इसमें आप गवर्नमेंट को तो कसूरवार नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे भी कोई हादसा होता, हाँ अगर वहाँ पे डिलीवरी जैसे आग लगने का मामला है तो फायर ब्रिगेड वक्त पे पहुँचनी चाहिए। लेकिन उनकी भी कारकर्दगी मायूस को नजर आ रही है। उस तरह से जो है स्पॉट पे पहुंचना और फौरी तौर पे एक्टिव हो जाना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड के जो फैक्ट्रीज भी पहले जल चुकी हैं, जी। वहाँ के भी जो वाकयात थे उस पर पता चला कि फायर ब्रिगेड अमला गायब था। तो ये तो वाकयात आपको पता है कि उनकी कारकर्दगी किस तरह की है, मायूस कुन है। नहीं, मायूस को नहीं है, लेकिन थोड़ी और डिले हुआ है, उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फायर ब्रिगेड सर्विस में थोड़ी सी डिले और हुई है, लेकिन पहुँचे हैं वो लोग। ये नहीं है कि बिल्कुल वहाँ पे कोई वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। जैसे ही आग लगी है, कंप्लेन आई है, मौसूल हुई है और फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पे पहुँचा और आग को बुझाया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकवर्ड हुआ हुआ कोई चीज़। जितना हमारे पास वसाइल है उस वसाइल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और ताजिर बरादरी सिंध गवर्नमेंट से कभी भी नहीं हुई नाराज़ और ना ही अभी नाराज़ है। वो लोग महंगाई से नाराज़ है और महंगाई की वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ। वरना ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही जो नाराज़गी की वजह है वो महंगाई है ताजरों की, जिसकी वजह से कारोबार उनका तकरीबन डाउन हो चुका है। कोरोना, एक तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का कारोबार बंद हुआ, दूसरा हमारे पास जितनी महंगाई हो गई उसकी वजह से वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे। कोई भी बिजनेस आप देखें, ताजर बरादरी इसी चीज़ पे हमेशा बात कर रही है कि हर चीज़ महंगी हो रही है और ये उनके लिए नुकसान है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ साहब, हर चीज़ महंगी हो रही है, किसी किस्म का उनको रिलीफ पैकेजेस नहीं दिए जी। जा रहे। जिस तरह के कर्जों का कहा गया था, बिलाल सूद कर्जों का भी खान साहब ने कहा था, लेकिन वो भी उस तरह से उनको नहीं मिल पा नहीं रहा, मिल बल्कि और उनके ऊपर महंगाई का बोझ और इस तरह के जो वाकयात आ जाते हैं, तो कितने लोग जिन्होंने क्रेडिट पे अपना जो है सामान लिया हुआ था, उससे उनके बिजनेसेस चल रहे थे, लेकिन अब एक तो क्रेडिट ऊपर से उनका इतना लॉस हो गया है। तो सूबाई हुकूमत ने उनके लिए क्या सोचा है, किस तरह का उनको कंपनसेट करेगी सूबाई हुकूमत? सूबाई हुकूमत ने जो हैं सख्ती कम की हुई है बाज़ार में। जो मार्केट्स हैं वो ओपन कर दिए। जो टाइम लिमिट्स पहले कुछ टाइम पे लॉकडाउन वगैरह लगाया था वो भी एक ज़रूरत थी वक्त की। अब उस लॉकडाउन में बहुत कमी की गई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मार्केट्स चल रही हैं और टाइमिंग जो रूटीन टाइम पहले था कोरोना से वैसे ही उसी लेवल पे आ रहा है। तो सूबाई गवर्नमेंट ने तो हमेशा ताजुर बरादरी का साथ दिया है और कंट्रोल करने, प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए भी कोशिशें की हैं। डीसी ऑफिस से जो है अमले निकलते हैं, छापे लगते हैं कि कोई ओवर रेट तो नहीं यूज़ कर रहा है। लोकल जो मार्केट्स हैं उनको चेक किया जाता है और यहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनका हक है। तो उस चीज़ में को देखते हुए मुझे लगता है यही कि सूबाई गवर्नमेंट जैसे पहले ताजर बरादरी के साथ खड़ी थी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है। ठीक है जी। यूसुफ साहब, क्योंकि आपने जाना भी है तो आपके पास हम एक ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक से पहले हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ब्रेक से पहले मैं अपने पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ईवीएम आपके सामने है, उसकी जो फ़वाइद और नुकसान वो मैंने भी कुछ बयान किए हैं। आप अपना स्टडी करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि ये पाकिस्तानी अवाम के बिल्कुल मुखालिफ सिस्टम है और ये आपके वोट पे डाके का सिस्टम है। तो खुदारा इस पे आवाज़ उठाएं और हर फोरम पे आवाज़ उठ सकती है। आप अपने फेसबुक पे उठा सकते हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं आप उन पे भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन आप अपना किरदार यहाँ पे शो करें, एक पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जमात इस्लामी के अमीर नाइब अमीर उसामा रज़ी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहे।